ज़रार के में खुशामदीद। वसतुल्लाह ख़ान और शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार आज भी छुट्टी पे हैं। हम जानते थे कि जब ट्रंप साहब आएंगे तो रोज़ नई नई ख़बरें आएंगी, वो कड़े इक़दाम करेंगे, अपने वादे पूरे करेंगे। उनका जो ताज़ा इक़दाम है वो है कि अमरीकी इमदाद पूरी दुनिया में जहाँ भी जाती है उस पर फ़ौरी तौर पर उसे रोका जाए, उसकी असेसमेंट की जाए कि कहाँ पे जानी चाहिए, कहाँ पे नहीं जानी चाहिए। इसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ भी अमरीकी सफारत खाने हैं, जहाँ पे यूएसएड जाती है, एक खुलबली मच गई है, पाबंदी लगी है। इससे पाकिस्तान पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से में पिछले 3 दिन से हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान में साइबर कवानीन में एक तरमीम पास हो गई है पार्लियामान से। कल सेनेट ने उसे पास किया। सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। आज ये कानून जो है ये गया प्रेसिडेंट साहब के पास और उन्होंने बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए फ़ौरन उस पर दस्तखत कर दिए और यूँ ये अब मुल्क का नया कानून बन चुका है। लेकिन सदर साहब जो हैं वो बहुत ही स्मार्ट खेले। ये आज की दास्तान बड़ी मज़ेदार है। ये जो पार्लियामेंटेरियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन है, ये आज सुबह के बाद खुश हो गए कि उन्होंने कहा, उनके जो सदर हैं उन्होंने कहा जी कि बस मसला हल हो गया है। हमारी मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो है मुलाकात हुई है और हमने उनसे कहा है कि हमारी ये दरख्वास्त सदर ममलिकत तक पहुँचा दें, इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है उनसे कि भाई ये कानून जो है जल्दी ना करें साइन करने में, हमें अपनी तजावीज़ जो हैं वो पेश करने का मौका दें और फिर आपस में गुफ्तगू करके और जो भी होगा वो देख लेंगे। तो इसको इस तरह बुलडोज़ करने की कोशिश ना करें। तो वो जो पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है रिपोर्टर्स की, उसके सदर के बकौल मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने सदर ने यकीन दिलाया कि सर बस आपने कह दिया तो बस ठीक है, अब वज़ीर दाखिला और जो सहाफ़ी है उनका वफ़द है वो आपस में तय कर लें कि क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या मिसिंग है। तो मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। वैसे भी सदर के पास 10 दिन होते हैं किसी भी बिल को रख के उस पर गौर करने के, और उसके बाद फिर वो अगर चाहे तो पार्लियामेंट को नज़र आसानी के लिए भी भेज सकता है। ये एक गुंजाइश है। तो इस पे जो है बहुत खुश हो गए सहाफ़ी के बस। और जो उनके सदर थे उस्मान खान साहब, वो तो बहुत ही खुश थे। फिर अचानक से खबर आई और कि उन्होंने साइन कर दिए, तो इट वाज अ शॉक। अच्छा, और उस पर जो झटका लगा, तो आपने कभी वो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, पुराने ज़माने में नाई उनकी खतना जब करते थे, कोई 3-4 साल का बच्चा या उससे भी छोटा, तो उसकी तवज्जो हटाने के लिए वो कहते थे चिड़िया उड़ रही है, कौवा उड़ रहा है, ये है वो है, और जैसे ही वो ऊपर देखता बस नीचे काम तमाम हो जाता था। तो मुझे लगता है पीपल्स पार्टी ने जो पुरुम्मीद सहाफ़ी थे उनके साथ यही किया है, और उस पर जो सोने पे सुहागा किया है वो जरदारी साहब ने किया है। लेकिन जरदारी साहब ने अगर वाकई ऐसा जैसा कि रिपोर्ट हुआ है किया है, तो मुझे उस पर बिल्कुल हैरत नहीं है। इसलिए कि बहुत साल पहले जरदारी साहब ने एक बात कही थी 1 से ज़ायद दफ़ा, तो उनकी तो तर्ज़ अमल में या पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा उन पर तो दुख का कोई सवाल ही नहीं है। तो उसकी एक पूरा माजी की एक झलक दिखाइएगा ज़रा। मैं आपसे अर्ज करूं कि वो वादा है क्या जो वफा होगा की बात नहीं, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बीच में हालात चेंज होते रहते हैं, कांस्टेंट चेंज है सियासी अमूर पे, सियासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, सियासी सूझबूझ पे। ये कोई हदीस तो नहीं है, कोई कुरान के अल्फाज तो नहीं है। तो ये लचक है ना। हाँ, नहीं, हालात के साथ चलना पड़ता है, हालात के साथ चलना पड़ता है। लेकिन उनकी जो बुनियादी पॉलिसी है वो ये है कि जो भी लाहे अमल है, सियासत तो सियासत होती है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये जो बिल था ये सियासी नहीं था, इसका ताल्लुक जो है वो आइन में दी गई आज़ादियों से था। तो अगर इसको भी आपने चिड़िया उड़ी कौवा उड़े के अंदाज में डील किया है तो मज़ीद क्या कहा जाए। अब उस पर जो रिएक्शन आया है, जैसे हमारे जो PFUJ के सदर हैं अफजल भट्ट, उन्होंने कहा है कि जी बड़ा अफसोसनाक है, अब हम आइंदा का लाहे अमल मरतब कर रहे हैं, हम अदालतों में भी जाएंगे और सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स पे मुश्तमिल एक्शन कमेटी भी बनाएंगे और प्रेस क्लबों पे और जो यूनियन दफातर हैं
उन पे हम स्याह परचम वाह वाह वाह, लगाएंगे। ये एक नहीं जबरदस्त है। है। मतलब हमारे लीडर्स भी जो है ना, जो सहाफती तंजीमों के, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ कि किस मौसर अंदाज में वो आगे बढ़े हैं। अच्छा, फाजिल जमीली साहब हैं क्या हमारे साथ? अच्छा, फाजिल जमीली साहब के पास जाने से पहले अभी वो कनेक्ट नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि हम सबकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, हम भूल जाते हैं चीज़ें, थोड़ा सा मैं रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना ज़बरदस्त कानून है हमारा पीका का, जिसके बारे में शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो कह रहे थे हम इसे चेंज करेंगे, बिलावल साहब ने कहा ये काला कानून है, कल हमने शहरी रहमान से भी सुना कि मैं ज़ाती तौर पर इसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन जब आता है वक्त आता है वोट देने का तो ये सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। मैं ये थोड़ा सा रिकॉल करना चाह रहा हूँ कि जब ये 2016 में आया था अप्रैल में, उससे पहले एक लंबी जद्दोजहद थी हमारे डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट की, कोई साल डेढ़ पे मुहित, कि उनको पता था कि ये जब आएगा तो इसके नुकसानात क्या होंगे। उन्होंने इंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस को, लेकिन बात नहीं बनी। जहाँ से हम बेसिकली ये क्या है, जो स्टेक होल्डर है हमारे यहाँ वो प्रिवेल करता है, जो स्टेक होल्डर है वो रोते के रोते रह जाते हैं। तो इस दफ़ा भी हम वही देख रहे हैं। जब ये कानून आया था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उस वक्त हमारे मीडिया में हेडलाइन क्या लगी थी। द नेशन अखबार की मैं एक हेडिंग देख रहा था 2016 की, अप्रैल की, जब ये कानून आया है, और उन्होंने कहा कि वी आर ऑल साइबर टेररिस्ट। आज के बाद से जिस तरह का ये कानून आया है, आप समझें कि अब हम सब के सब जो हैं साइबर टेररिस्ट हैं। हम जो भी बात कहेंगे उसे टेररिज्म के खाते में डाल दिया जाएगा। उस वक्त कंसर्न ये थी कि आप आइन में, जिस तरह आपने बात की, हमें जो बुनियादी आज़ादियाँ दी गई हैं आप उसको क्रिमिनलाइज करने की तरफ जा रहे हैं कि हम अगर कोई इदारा है वो सियासत में इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको क्रिटिसाइज़ करें तो कहते हैं जी आपने इदारे को तहस नहस कर दिया, आप एंटी स्टेट हैं, आप गद्दार हैं। अच्छा, उस वक्त हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उनकी बातों से लग रहा था कि जैसे ये सिर्फ सहाफ़ियों को टारगेट होगा, जैसे अभी भी सहाफ़ी निकले हुए ना सड़कों पे, लेकिन ये बिल्कुल बात वाज़ेह थी कि सिर्फ सोशल मीडिया वाले नहीं, यूट्यूबर्स नहीं, सहाफ़ी नहीं, सब इसकी लपेट में आएंगे। आने वाले दिनों में हमने देखा कि शायर हो, अदीब हो, एकेडमिक हो, ह्यूमन राइट्स वाला हो, पॉलिटिशियंस हो, सब उसकी पकड़ में आते चले गए। तो जो पहला हाई प्रोफाइल मामला हमने देखा जब पीका कानून पास हुआ है, तो वो हुआ है जनवरी 2017 में। आपको याद होगा कि 5 ब्लॉगर्स थे, वो इस्लामाबाद से उठाए जाते हैं, हम सब भूल गए उनको, वो उठाए जाते हैं, उन पर टॉर्चर होता है, उन पर जो ये कानून लगता है वो पीका के तहत है कि जी कि आपने ये किया, वो किया, ब्लास्फेमी की, फलान किया। उनकी जो भी सेक्युलर माइंड है, उनका लेफ्टिस्ट माइंड है, उनको आपने न्यूज़ चैनल को और एक मरहूम एंकर को उनके पीछे छोड़ दिया गया था जनाब। उन्होंने पूरा मीडिया उन्होंने उनके किया, फिर वो भागना पड़ा उन्हें, उन बेचारों को मुल्क से जाना पड़ा। उसके बाद जो उन्होंने किया अपनी भड़ास निकालने के लिए, वो भी हम सबके सामने है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि ये जो पूरा मामला हुआ, हमने देखा कि आने वाले अगले उसी साल बल्कि 2017 में जून में ज़फ़रुल्लाह अचकज़ई सहाफ़ी हैं क्वेटा के, डेली कुदरत अखबार के रिपोर्टर हैं, वो पहले सहाफ़ी बने जिनके ऊपर पीका के तहत चढ़ाई की गई, मुकदमा बनाया गया, उन्हें उठाया गया। उन्हें उठाता कौन है? ना कोई पुलिस वाला, ना कोई FIA। फ्रंटियर कोर के बंदे जाते हैं, वो उनके घर पर दावा बोलते हैं, वो उनको एज अ क्रिमिनल उठाते हैं। उन्होंने गुस्ताखी क्या की थी? उन्होंने क्या, बहुत अच्छा सवाल है। उनकी गुस्ताखी, उनका जुर्म ये था कि उसी महीने क्वेटा में एक सुसाइड ब्लास्ट होता है जिसमें 13 लोग शहीद हो जाते हैं। उनकी गुस्ताखी ये थी कि उन्होंने फेसबुक पे लिखा कि हमारे पूरे सूबे में इतनी सारी फौज, लॉ एनफोर्समेंट है, वो कहाँ है, ये सुसाइड ब्लास्ट क्यों होते हैं? इस सवाल की पादाश में उन्हें उठा लिया गया। इसीलिए तो ये तरमीम लाई गई है कि ये इस तरह के सवाल हैं, उससे समाज में बेचैनी पैदा हो सकती है। एग्जैक्टली। वो जब FIR लिखी जाती है तो उसमें ये लिखा जाता है कि आपकी इस ट्वीट से, फेसबुक से पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई और जो हमारे पावरफुल इदारे हैं वो हिल के रह गए। अच्छा, ये मैंने आपको बताया जो पहला केस था, ये था जून 2017 का। उसके बाद आने वाले 4-5 बरसों में एक तसलसल है। कोई 23 के करीब सहाफ़ी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जो पीका का निशाना बनते जाते हैं। ये अदाद शुमार इकट्ठे किए सहाफ़ियों के हुकूक़ की तंजीम है फ्रीडम नेटवर्क ने, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में ये शाया की है और इसे इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता गया। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि इसका चिलिंग इफेक्ट क्या होता है। जब आप पे वसतुल्लाह खान पे हाथ डाला जाएगा तो 50 और सहाफ़ी खामोश हो जाएंगे कि यार इतने सीनियर सहाफ़ी को भी उठा के लेके गए, मैं किस खेत की मूली हूँ। तो ये पूरा एक खौफ हरास का माहौल क्रिएट करने के लिए ये किया जाता है। तो ना सिर्फ हमारा इंटरनेशनल मीडिया में उन दिनों में
ये इमरान खान साहब का दौर है, जब ज़बान बंदी करनी है, जब हाइब्रिड सरकार है, जब जनरल फैज़ जो है वो मुल्क को चला रहे हैं, और उस वक्त अगर कोई भी कह रहा है कि ये पपेट प्राइम मिनिस्टर हैं या ये ऐसे हो रहा है तो उसको उठा लिया जाता है पीका के तहत। उस ज़माने में एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हो, तबातुर से उनके स्टेटमेंट्स आप उठा के देख लें, वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। बार बार ये कहा जाता है कि ये पीका कानून ये औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं है, ये ताकतवर शख्सियात उनके हरकतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है, और जो बोलेगा वो पीका के सामने, इसीलिए तो पीटीआई वॉकआउट कर रही है पीके जी। अब क्या होता है कि उस पर भी जो है ये सेटिस्फाई नहीं होते, और इमरान खान साहब के जो आखिरी चंद माह हैं उसमें वो एक ऑर्डिनेंस लाते हैं जिसमें वो ये तब्दीलियां करना चाह रहे थे जो अब हुई हैं, लेकिन वो मामला हमारे सहाफ़ी अदालत में जाते हैं, वो हाई कोर्ट में जाता है, वहाँ से स्ट्राइक डाउन होता है कि ये आपके आइन के से मुतसादिम है, ये नहीं चल सकता। तो जैसे आपने पहले कहा कि सिर्फ सहाफ़ी ब्लॉगर्स नहीं, सियासतदान भी इसका टारगेट बने। फैसल रज़ा आब्दी, आपको याद होगा किसी ज़माने में हमारे टीवी चैनलों पे बहुत छाए हुए थे, उन पे एक डेफेमेशन का केस हुआ कि जी आपने, आपकी जुर्रत कैसे है कि आपने अदलिया पे सवाल उठाया है। अच्छा, अदलिया पे वसत साहब, आप और हम सब चाहते हैं कि हमारे जजेस जो हैं उनका वक़ार बुलंद हो, हम उनकी इज़्ज़त करें, उनको ऑनर करें, लेकिन जब आप और मैं हमारे मुल्क की तारीख देखते हैं तो हम अदलिया के पॉलिटिकल किरदार पे बात करेंगे या नहीं करेंगे कि मार्शल लॉ को आपने वैलिडेट किया, आपने यहाँ पे ये मुसीबत की। अब हो सकता है कि ये बात भी हम शायद ना कह सकें, क्योंकि बोलेंगे भाई आप जो है वो जुडिशरी की आप जो है वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो फैसल रज़ा आब्दी साहब एक मिसाल हैं। इसके अलावा आपको याद होगा वही पीटीआई जो पीका कानून को मज़ीद सख्त करना चाह रही थी, इमरान खान साहब कहते थे वो बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ क्यों ये हो रहा है, उसी पार्टी के रुकन आज़म सवाती, जब गवर्नमेंट चली जाती है, आज़म सवाती साहब जनरल बाजवा को मुखातिब करके एक ट्वीट करते हैं कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपका एहसाब होना चाहिए। इस पर पीका के तहत जो है उनके खिलाफ केस दाखिल होता है, और तब पता चलता है कि वही कानून जो आप दूसरों के लिए ला रहे थे, चंद माह बाद खुद आप कैसे उसका निशाना बनते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी, उनके कुछ MNAs, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 21 की लाहौर से खबर आई कि पीपल्स पार्टी के कोई 8-10 MP MNAs को पीका के केसेस का सामना है। क्यों? उन्होंने कुछ नहीं किया, उनको ऐसी पोस्ट मौसूल हुई जिसमें जुडिशरी को रिडिक्यूल किया जा रहा था। तो ये नहीं है कि मैं अपने फ़ोन से कुछ कर रहा हूँ, आपने मुझे कोई उल्टा सीधा मैसेज भेज दिया, मैंने सिर्फ रिसीव किया, इस पर भी मैं पकड़ा जा सकता हूँ कि भाई आपके फ़ोन में ये क्या मवाद जो है डाउनलोड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एक हम जो बार बार कह रहे हैं कि ये इस वक्त जो कानून है वो वेग है, ये इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होगा। पिछला कानून जो है उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने ज़बान बंदी के लिए कैसे इस्तेमाल किया। अब जो ये तरामीम हुई हैं और जो सजाएं और जेलें इन्होंने डाली हैं, ये एक ब्लैंक चेक आपने दे दिया अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को। लेकिन आज जिसको भी लटका सदर के साइन के बाद वो कानून बन चुका है, लिहाजा हमें एहतराम करना चाहिए। इस मौके पे मुझे एक बुजुर्ग की बात याद आ रही है, उन्होंने बहुत पहले मुझे नसीहत की थी कि हुकूमत वक़्त दी ताबेदारी करो, अफसरान छोटे मोटे काम करी छोड़ो ना को हरजे। हाँ, तो अभी हम फाजिल जमीली साहब वो हमारे साथ बात करेंगे। फाजिल जमीली साहब, मैं उन लोगों को वैसे सबको ही पता है, वो सहाफ़ी हैं, शायर हैं, प्रेस क्लब कराची के सदर भी हैं, हमारे साथ हैं अभी। ठीक है, मैं एक सवाल करूं। अच्छा, ब्रेक का वक्त है। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फाजिल साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी, तो पीका के कानून में जो तरमीम हुई, सदर जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए। उसे सहाफ़ी तंजीमें एक काला कानून क्यों कह रही हैं, मैंने आपको भी बता दिया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि उसका वाइड अब्यूज़ किस तरह से होता रहा है और मज़ीद आने वाले दिनों में कैसे होगा। फाजिल जमीली साहब, सदर कराची प्रेस क्लब, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। फाजिल साहब, आपको भी कई बरस हो गए सहाफ़त में, हमने भी काफ़ी इसमें अपना वक्त झोंक दिया। मेरा एक बहुत ही सीधा सा सवाल है कि अब जबकि ये बिल कानून बन चुका है, हमें अक्सर पता नहीं लगता कि रेड लाइन कहाँ पर है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ पे रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी तो हम हवालात में चले जाएंगे। मुझे थोड़ा सा समझाएं हमारे देखने वालों को भी कि अब जो ये लॉ पास हो गया तो अब हम कौन सी बात हम कर सकते हैं विदाउट बीइंग अरेस्टेड एंड टारगेटेड, कौन सी बात हमें अब नहीं करनी चाहिए? देखें, रेड लाइन तो उन्होंने आपको बता दी। ये जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली से और फिर सेनेट से, और उसके साथ साथ पहले कायमा कमेटियों में गया, और कायमा कमेटियों में भी हमारे हर तरफ के लोग मौजूद होते हैं, उसमें से गवर्नमेंट के नहीं होते।
अपोजिशन के भी होते हैं और दीगर पार्टियों के भी। तो रेड लाइंस तो उन्होंने आपको बता दी कि आपने क्या, कहाँ तक आपकी वो सोच जा सकती है या कहाँ आपकी लाइन है, और उसको अगर आप क्रॉस करेंगे तो उसकी सज़ा भी उन्होंने तजवीज़ कर दी है। बचपन से हम एक शेर सुना करते थे और उसको ज़ाहिर है अपने अपने मतलब के तौर पे लेते थे, लेकिन आज उसका मतलब और मफहूम कुछ ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है कि देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। जी, तो ऐसे ही है। तो मतलब मैं अब अगर आपसे ये पूछूं कि जिस तरह ये हमारा पार्लियामेंट फंक्शन करता है, वहाँ पे हमें इस दफ़ा भी लोगों ने कहा कि जी के MNAs को पता ही नहीं था सेनेटर को कि क्या हो रहा है, बस ऊपर से प्रेशर था कि ये बस हर सूरत में पास करना है, ठीक है ना। अब ये बात अगर हम चाहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो, उसकी इज्जत हो, सिविल हुक्मरानी हो, लेकिन जब हम ये देखते हैं पार्टियों को बिहेव करते हुए, अगर मैं उसको क्रिटिसाइज करूं कि आपने जिस तरह अभी आपने बात की कि वादे तो आपने बड़े किए थे, गवर्नमेंट में आके कुर्सी की चमक में आपने रेड मार दी हमारे बुनियादी हुकूक की, तो ये बात ठीक है, या वो बोलेंगे कि आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, जी पकड़ो इनको पीका के तहत? नहीं, देखें, जो पार्टियां हैं जिनको हम समझते हैं कि वो हमारी बात को समझ सकती हैं और हमारी सोच के कुछ ज़्यादा करीब हैं, और उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रही है, और आप खुद चूँकि सहाफ़ती तहरीकों का भी हिस्सा रहे, तो उसमें इतनी हमारी जो जद्दोजहद है इस मुल्क में जमहूरी आज़ादियों के लिए या सहाफ़ती आज़ादियों के लिए या आज़ादी इज़हार राय के लिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं हमारे शाना में शाना चली है, चाहे वो अपनी मजबूरियों की वजह से चली हो, चाहे वो अपने नज़रिए की वजह से चली हो, लेकिन हम ये समझते रहे हैं हमेशा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे मौक़िफ़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकती है। लेकिन इस दफ़ा जो पीपल्स पार्टी ने किया और अब जाके सदर मुमलकत ने जो इस पे साइन कर दिए, तो हमें ये लगता है कि अब शायद हम या तो बहुत पीछे रह गए हैं, पीपल्स पार्टी बहुत आगे चली गई है, या हम अपने आप को बदल नहीं सके, पीपल्स पार्टी ने अपने आप को नए माहौल के मुताबिक तब्दील कर लिया है। तो ये ज़रा सा एक सोचने का मकाम है। जहाँ तक आपका कहना ये कि ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, क्या उनसे हम गिला कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या उनके इल्म में था या नहीं था, तो मैं आपको एक बात छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले दिनों जब जिस दिन ये बिल पास होने जा रहा था कौमी असम्बली में, तो एक MNA जो लियारी से हैं, उनका एक वॉइस नोट चला लियारी के व्हाट्सएप ग्रुपों में, और उसमें उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि देखें, कायमा कमेटी ने इस बिल को पास कर दिया है और सुबह हम इस बिल को पास करने जा रहे हैं, तो आप अब मोहतात हो जाइए। उन्होंने अपने वर्कर्स को मुखातब करके कहा कि आप मोहतात हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई भी ऐसी चीज़ शेयर करने से कि जो फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हो या गलत बयानी के ज़ुमरे में आती हो, और तो उस पर आपको सज़ा हो सकती है। और उन्होंने बड़ी खूबसूरती और मतलब एक खुशखबरी के तौर पे वर्कर्स को ये भी कहा कि ये हमारी कोशिशों से पहले ये जो इसकी सज़ा थी वो 10 साल थी, और अब ये पीपल्स पार्टी की कोशिशों से अब 3 साल हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो उसमें उनका पूरा एग्रीमेंट था, अच्छा, कि वो उसको पास करने जा रहे थे। फाजिल, मुझे ये बताइए कि एक ज़माना था, अब आप मुझे मेरा मजाक नहीं उड़ाइएगा कि मैं फिर माजी में जा रहा हूँ, वो जिस ज़माने में मिनहार बरना का, छापरा साहब का, निसार उस्मानी का हम नाम सुनते थे, नासिर जैदी वगैरह का, जी, सहाफ़ी अपने बलबूते पे भले कितने ही कमज़ोर हों, अपने जोरे बाजू पे तकिया करते थे, भूख हड़तालें करते थे, मुजाहरे करते थे, मारे खाते थे, जेल जाते थे, शाही किले भी जाते थे। वो किसी सियासी जमात या सियासी शख्सियत की तरफ नहीं देखते थे, उन्हें पता था कि ये यूटर्न लेने के मास्टर होते हैं, जब इनका मफाद होगा ले लेंगे। तो अब जबकि और तंजीम भी एक थी, तो इसलिए यूनिटी भी ज़्यादा थी। अब तंजीमें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और नौबत अब अगर ये आ जाए कि सहाफ़ती तंजीम के सदर को एक सियासी जमात के रहनुमा से ये रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो सदर से दरख्वास्त करे कि हमारे मुतालबात में से कुछ जो है वो सुन ले, तो ये जो जवाल है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि खुद सहाफ़ी कितने कसूरवार हैं? देखें,
देखें, सहाफ़ती तंजीमें ये तो कसूरवार तो हम हैं, मैं इसको बिल्कुल टोटली डिनाई नहीं कर सकता। आपने पूरा एक मंजर कशी खुद ही कर दी है कि इस वक्त जो धड़ेबंदी है हमारी तंजीमों में, हमारे जितने भी सहाफ़ती इदारे हैं उनके अंदर, कि किसी तंजीम का पता नहीं चलता कि वो किस मीडिया ग्रुप की के लिए काम कर रही है और कौन सी किस दूसरे मीडिया ग्रुप के लिए काम कर रही है। तो हमें ज़ाहिर है वो यकजहती तो अभी वो वाला आइडियल माहौल हमारे पास नहीं है जो मिनहाज बरना या निसार उस्मानी साहब और इन लोगों के ज़माने में था, कि उस वक्त अगर हम भूख हड़ताल करते थे तो हमें सियासी लोगों से के पास जाना नहीं पड़ता था, सियासी लोग खुद हमारे पास आके बैठते थे। मुझे याद है कि जब नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत या दूसरा था जिसमें जंग ग्रुप के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, तो PFUJ की कॉल पे हमने कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताल की और वो 24 घंटे की भूख हड़ताल हुआ करती थी। हर दिन एक दूसरा बैच बैठता था। तो मुझे याद है कि पहले दिन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इज़हार यकजहती के लिए आई, वहाँ पे बैठी, और फिर जब एक रैली निकली जंग से कराची प्रेस क्लब तक, तो उसकी भी वो ट्रक पे सवार हुई आके बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। तो ये तो थी, और इसी वजह से मैंने जो पहले कहा कि हमें ज़्यादा उम्मीद इसीलिए पीपल्स पार्टी से रहती थी कि शायद ये हमारे नज़रिए, हमारे ख्यालात और हमारी सोच के करीब हैं। लेकिन अब हालात ज़ाहिर है वो तब्दील हो गए हैं और हमें अच्छा चले, ये तो हम मजलिस ज़ाहिर है पढ़ ही रहे हैं। वे आउट क्या है? अब हमारे सामने रास्ता क्या है? अब रास्ता ये है कि हमें आउट राइटली इस काले कानून को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब हमें कोई बात इसमें कोई नेगोशिएशन की या उसमें अपनी डिमांड्स शामिल करने की बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उस वक्त ये वक्त था, और हालांकि उस वक्त भी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो वक्त था कि आप, जैसे हम कह रहे थे कि यार ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सिविल सोसाइटी है, सहाफ़ती तंजीमें हैं, प्रेस क्लब्स हैं, इन सब को आप एक साथ बिठाएं, मुसवदा सामने रखें, ताकि उस पर वो उनका भी कुछ आउटपुट आए। तो वो मिलजुल के अगर कोई ऐसा कानून बनाना चाहते हो जो कि आप समझते हो कि इस मुल्क के लिए अगर लोगों की ज़बान बंदी करके इस मुल्क को खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, तो यकीनी तौर पे एक मुहिब वतन शहरी होने के नाते हम भी आपका साथ देने के लिए तैयार हैं कि जी ठीक है जी, आप हमारी ज़बान बंदी करके अगर ये आला व अरफा मकसद हासिल कर सकते हैं तो ठीक है, उसमें हम ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपने तो इतना भी गवारा नहीं किया, आप तो सिर्फ धोखेबाजी करते रहे। आपने पंजाब के अंदर क्या किया? पंजाब में आपने कहा कि जी हम आपसे प्रेस क्लब और PFUJ से इस पे राय लेंगे, और अगले दिन आपने अफरा तफरी में वहां से बिल पास करवा लिया। बिल्कुल इसी तरह आपने यहाँ नेशनल असेंबली में किया। फाजिल साहब, बस ये तो साबित हो गया ना कि उनको स्टेक होल्डर्स की परवाह नहीं है। डंडा जिनके हाथ में है, स्टेक होल्डर्स, सेनेट ने किया। और फिर जब सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने वहां प्रेस गैलरी पे एहतजाज किया, तो वहां पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी और हुकूमती लोगों ने भी आके कहा कि देखें आप अपनी अमेंडमेंट दे दे। भाई अब हम क्यों अमेंडमेंट दे दें? ये तो ऐसे फाजिल ठीक है, ये जाहिर है कि ये आज ये कंक्लूड नहीं हो रहा है, ये मौजू जो है अगले बहुत से दिन तक चलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डिजिटल एक्टिविस्ट हैं फरिया अजीज जी, उनका एक जुमले पे फिर मैं वक्फा ले रहा हूँ। वो लिख रही हैं कि अच्छा हुआ कि पीपल्स पार्टी के बारे में आखिरी खुशगुमानी भी दूर हो गई कि वो आज़ादी इजहार की हामी है। बिल्कुल ठीक कहा, सेकंड दैट। हाँ, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। चूँकि ट्रंप का दूसरा दौर शुरू हो चुका है, लिहाजा अमेरिका से जो भी ख़बर आए उस पर हमें क़त्अन नहीं हैरत होनी चाहिए। मसलन यही ख़बर कि उन्होंने आते ही पूरी दुनिया को जो वो इमदाद देते हैं उसमें सिवाय खुराक और एमरजेंसी और मिस्र और इसराइल की इमदाद को छोड़ के सारे मंसूबों के लिए इमदाद 90 रोज़ के लिए रोक दी है। कहने को अमेरिका सबसे बड़ा इंटरनेशनल डोनर है, उसने पिछले साल 68 अरब डॉलर की इमदाद दी, लेकिन अब ये सुना जा रहा है कि ये इमदाद जो ट्रंप की खारजा पॉलिसी है उससे मशरूत होगी। और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि इस इस्तिस्ना में
जो शेल्टर्स और मेडिसिन से मुताल्लिक़ जो ग्रांट्स और इमदाद ऑलरेडी जारी थी उसकी मुअत्तली वापस ले ली गई है, लेकिन प्रोजेक्ट्स की जो इमदाद है वो रोक दी गई है। पाकिस्तान में जो अमरीकी सफारत खाना है उसकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका पिछले 20 बरस में पाकिस्तान को 32 अरब डॉलर की बराह रास्त इमदाद दे चुका है। इसका बड़ा हिस्सा जो उसके पार्टनर्स हैं और NGOs हैं उनके ज़रिए ख़र्च होता रहा है। मसलन पाकिस्तान के जो में अमेरिका के जो अहम पार्टनर्स रहे हैं या हैं वो उनमें अक़वाम मुत्तहिदा की भी बहुत सी एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, UN चिल्ड्रन फंड है, USAID अपने तौर पे तालीम और सेहत के शोबों में उसके मंसूबे चलते रहते हैं। इसके अलावा UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स है, UN पॉपुलेशन फ़ंड है, WHO भी कुछ दिनों पहले तक था लेकिन WHO को ट्रंप साहब ने तलाक दे दी है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है एमरजेंसी फूड असिस्टेंस प्रोग्राम भी अच्छा खासा अमरीकी इमदाद से चलता रहा है। आला तालीम के लिए तरक्याती मंसूबे, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वगैरह को भी वो अलग है, वो उनको छोटी मोटी इमदाद उन्हें भी मिलती रही है। लेकिन अब ये सब 90 दिन के लिए मुअत्तल हो गई है और ख़याल यही है कि अब अगर ये इमदाद बहाल भी हुई तो शायद आधे मंसूबों के लिए ही बहाल होगी और बाकियों के माहिदों में तब्दीली या नज़र सानी होगी। हमारे साथ वाशिंगटन से हमारे नामानिगार अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं। ये जो इक़दाम है आपके ख़याल में अमेरिका को इससे ज़्यादा नुकसान है या जो इमदाद लेने वाले हैं उन्हें है? इसलिए कि मिस्र और जो इसराइल हैं वो सबसे बड़े रेसिपिएंट थे, उनकी इमदाद तो बहाल है। इसके अलावा भी 2-4 जो मेन चीज़ें थी उनके लिए भी इमदाद है। तो जो छोटे मोटे मंसूबे थे अमेरिका के लिए जो उसके लिए पैनी के बराबर थे वो उसने बंद कर दिए। ये ऐसा ही है कि क्या कोयलों पे मोहर वाला मामला है। तो इससे अमेरिका को इन द लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या क्या फ़ायदे या नुकसानात पहुंच सकते हैं अगर ये पॉलिसी एज इट इज़ जारी रहती है 90 दिन के बाद भी? मेरा नहीं ख्याल कि ये एज इट इज़ जारी रहेगी। ये आप अगर गौर से देखो तो इनका पैटर्न है सियासत का, ट्रंप का, और वो जो बिजनेस में जो टैक्टिक्स यूज करते हैं, जो स्ट्रेटजी यूज करते हैं वो सियासत में भी करते हैं। पहले टर्म में भी उन्होंने किया था। तो पहले वो एक बहुत बड़ा सा बयान दे देते हैं जिससे तसल्ली मच जाती है और उसके बाद फिर वो निगोशिएट करते हैं। अब वो निगोशिएट करेंगे और उसमें अब मसलन पाकिस्तान है, अब क्या निगोशिएट करेंगे? मतलब लिमिटेड उसमें स्कोप है। अब पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ हो ताउन को वैसे तैयार है, पाकिस्तान में खुद जान उसमें फंसी हुई है। रही चाइना के साथ तो अमेरिका इस बात को समझता है कि पाकिस्तान की मजबूरी है चाइना के साथ जाने की इंडिया की वजह से। तो अब पाकिस्तान को $200 मिलियन मिले थे 2023 में। 200 पॉलिसी नहीं तब्दील करनी है, चाइना को तो नहीं छोड़ना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमदाद बंद हो जाएंगी। थोड़ा सा इनका अंदाज होता है, अपना तरीका और अपनी प्रेजेंस स्प्रेड करवाने का वो करवाएंगे और करवाने के बाद निगोशिएट करके इमदाद दोबारा जारी कर देंगे। अनवर ये बताइएगा कि आपने थोड़ा पाकिस्तान का जिक्र किया तो एक तासुर ये है कि हमारे यहाँ तो बहुत ही कम हो गई है, ट्रिकल करते करते काफ़ी कम हो गई है। $116 मिलियन मिले हैं पिछले साल, ठीक है ना? तो उसमें भी ऐसे कौन से सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं जहाँ पे सोशल सेक्टर में चले आर्जी सही लेकिन काम मुतासर होगा? दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे यहाँ ये जो फूड का सिलसिला चल रहा था और उसमें खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ जो सैलाब से मुतासर हुए थे और होते रहते हैं वहाँ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिससे उनको आइंदा सैलाब की सूरत में भी फूड सिक्योरिटी वगैरह हासिल रहे और सिक्योर फार्मिंग और दूसरे तरीके या फूड स्टोर करना, ये सारी फैसिलिटीज बनानी, वो उसको एक नुकसान पहुंचेगा। वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। तकरीबन 8 मिलियन लोग ऐसे हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि सैलाब के दौरान वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हुए थे। और दूसरा जो है
एयर पॉल्यूशन को पे काबू करने के जो 2-4 प्रोजेक्ट्स थे उन पे काम हुए थे, वो भी रुक गया है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं अनवर? क्लाइमेट चेंज के हवाले जी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से तो वो था, वो रुक गए हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको होगा, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स तो है नहीं। अच्छा, दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर सकें कि वैसे तो उन्होंने कहा है कि जी कि आप 90 दिन के लिए सब कुछ बंद कर दें, हम रीअसेस करेंगे, और इससे विद इन गवर्नमेंट, अमरीकी गवर्नमेंट और सफारत खानों में बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि आपके चलते प्रोग्राम्स अगर रुक जाएं, आपने कोई चेक निकालना है वो आपने रोक दें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, इसका एक टारगेट जो है वो इनका जो ट्रंप साहब ने कहा कि हम ये डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, जेंडर रिलेटेड मामला और शायद प्रेगनेंसी मतलब बर्थ कंट्रोल के हवाले से जो इनका एक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है, उसको वो पिन डाउन करके उसकी फंडिंग जो है वो आइंदा के लिए रोकना चाह रहे हैं। अब आप देखें ना, तो फिर जरा हम पाकिस्तान की बात करते हैं। आपको यहाँ बर्थ कंट्रोल कौन सा पाकिस्तान में हो रहा है जिसको आप कंट्रोल करेंगे, वो जिसको आप रोकेंगे? वहाँ तो पहले ही लोग बर्थ कंट्रोल पे अमल नहीं कर रहे हैं, बच्चे पहले ही बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये पॉलिटिकल स्टैंड है, और उसके बाद कुछ थोड़ी सी कुछ और जो शरायत होंगी जिनका अभी इज़हार नहीं हो रहा है, उन पर रीनेगोशिएट करके बातों को तय करके और फिर दोबारा शुरू करेंगे। अब तक की आपने जो गुफ्तगू की उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वसत साहब, अच्छा, इसमें एक और भी बारीक पहलू है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को डेफिनेटली पता होगा। फ़र्ज़ करो कि पाकिस्तान को अमेरिका 100 रुपये देता है, अब वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मदद करता है उसकी इमदाद या फिर डायरेक्ट जो फ़ौजी इमदाद है वो एक बिल्कुल अलग खाता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो फलाही मंसूबों के लिए इमदाद आती है, और आज से नहीं हमेशा से इसरार उनका ये होता है कि कंसल्टेंसी हमारी होगी और सुपरविज़न हमारी होगी, सिर्फ आपका जो लोकल महदूद किस्म की जो एक्सपर्टीज़ हैं जो ग्रॉस रूट लेवल पे, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, वो 100 रुपये में से जो 60 रुपये हैं वो दोबारा अमेरिका वापस चले जाते हैं, मगर हमारे खाते में 100 रुपये दर्ज हो जाते हैं, और फिर वो जब वक्त आता है तो कहते हैं देखो हमने तुम्हें 100 रुपये दिए थे, ये है वो है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि ये रिड्यूस करते हैं चीज़ों को, तो हमारा तो जो नुकसान, हम तो आदी हैं नुकसान के भाई, नुकसान ना अपना भी नुकसान है। हाँ, उनका जो ये पूरा जो सेक्टर है वो किस हद तक मुतासिर होगा पता नहीं, ये ट्रंप साहब को किसी ने बताया है। ये सही कह रहे हैं अनवर, ये टेम्परेरी लग रहा है मामला, और वो वही है कि बड़ा बयान दे दिया ना, अब थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करना है, थरथली तो मचे, पता तो चले कि देयर इज अ न्यू कॉप इन टाउन। इसके अलावा एक और पहलू था कि पाकिस्तान तो खैर है माशी गर्दाब में 14,000 अफगान पनाह गुज़ीन हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिन्हें अमेरिका ने वादा किया है कि हम आपको ले लेंगे, इसलिए कि उन्होंने आड़े वक्त में जब अमेरिका अफगानिस्तान में था तो उन्होंने उसका भरपूर तरीके से साथ दिया। वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनके वजीफ़े लगे हुए थे कि जब तक आपकी दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं हो जाता या रिहैब नहीं का सिलसिला नहीं जारी हो जाता, हम आपको पैसे देते रहेंगे। उनके पैसे भी बंद हो गए हैं। तो अब ये एक बहरान के अंदर एक बहरान है कि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि एक अमरीकी जो एहलकार हैं उन्होंने बताया कि ये जो तालीमी प्रोग्राम है जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होता है या जो एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, ये इमदाद की मद में नहीं आते, ये एक अलग खाने में फिट होते हैं, तो इन पे एज इट इज़ कोई असर नहीं पड़ता, अनअफेक्टेड है। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे, उसके बाद बात करेंगे गज़ा में क्या हो रहा है, वहाँ की अपडेट लेंगे। वेलकम बैक। खुदा का शुक्र है कि गज़ा में जंग बंदी अब तक जारी है, 3 मरहलों पे मुश्तमिल है। पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हो गया। हमास ने जितने तयशुदा यरगमारी छोड़ने थे इसराइल के, उसने छोड़ दिए। इसराइल ने भी अरब यरगमारियों को, फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया है। अब कल से दूसरा मरहला शुरू हो रहा है। कल हमास 8 यरगमारी जिसमें 3 इसराइली और 5 थाई बाशिंदे हैं वो रिहा करेगा। उसके बदले हमास ने फ़लस्तीनी नज़रबंदों की एक फ़हरिस्त इसराइल को फ़राहम की है, उनकी रिहाई भी कल ही होगी। शुमाली गज़ा का अगर अहवाल देखें
तो अब तक पिछले 72 घंटों में 5 लाख लोग वापस शुमाली गज़ा पहुंच चुके हैं और वहाँ उन्होंने सिवाय मलबे के कुछ नहीं देखा। ज़ाहिर है वहाँ अब कुछ नहीं बचा, बुनियादी सहूलतों का मुकम्मल फ़क़दान है। ताहम अच्छी बात यह है कि जो सप्लाई है वो उसका तसलसल शुरू है। लगभग औसतन 600 इमदादी ट्रक रोज़ाना गज़ा में दाखिल हो रहे हैं और उनमें से लगभग आधे जो हैं वो शुमाली गज़ा के लिए मुख्तस हैं। वहाँ वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इमदाद लेके पहला बहरी जहाज़ जो कि तुर्की का था वो मिस्र की बंदरगाह अल अरीश पहुँचा। अल अरीश जो है वो गज़ा से 50 मील के फ़ासले पे है। वहाँ से ये सामान बज़रिया ट्रक ज़ाहिर है गज़ा में जाएगा। इसमें पावर जनरेटर्स हैं इसलिए कि गज़ा में बिजली नहीं है, ख़ैमे हैं इसलिए कि गज़ा में छत नहीं है, और कंबल हैं इसलिए कि गज़ा में सर्दी है, और बच्चे जो हैं उनकी एक बड़ी तादाद सर्दी की ताब न लाके ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा जो मगरबी किनारे की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जो जनीन शहर है वहाँ पिछले 7 दिन से इसराइल की भरपूर फ़ौजी कार्रवाई जारी थी। उसका नतीजा ये निकला है कि 24 फ़लस्तीनी वहाँ शहीद हुए हैं, 150 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पनागुज़ी कैंप में जो 15,000 मकीन रह रहे थे वो तितर बितर हो गए हैं, उन्हें घरों को छोड़ना पड़ा है, और फिर सैकड़ों घरों को इसराइली फ़ौज ने मुनहदिम कर दिया है। मगरबी किनारे के दीगर कस्बात में भी इसराइली फ़ौज और आबादकारों के हमले मुसलसल जारी हैं। पाकिस्तान समेत सलामती कौंसिल के 10 में से 7 गैर मुस्तकिल अरकान ने उनरा जो अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए सबसे पुराना इदारा है उस पर इसराइली पाबंदियों की मज़म्मत करते हुए उन्हें बहाल करने का मुतालबा किया है कि उनरा के ख़िलाफ़ ये पाबंदियाँ वापस लेने के लिए आलमी बरादरी यानी अमरीका उस पर दबाव डाले। लेकिन अमरीका ख़ुद उनरा के इसराइल से भी ज़्यादा ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद उनरा गज़ा में जो इस वक्त उसका इमदादी स्ट्रक्चर है पूरी तरह फ़आल है। हालांकि इसराइली उसे घूर के देख रहे हैं। अलबत्ता उनरा ने अपनी ये स्ट्रेटजी चेंज की है कि जो डब्बे होते हैं उन पे उनरा का जो निशान है उसकी बजाय उन्होंने एक न्यूट्रल निशान दे दिया है ताकि इसराइली जो हैं इमदाद में रुकावट ना डालें। मगरबी किनारे पर बिलखुसूस यरूशलेम में उनरा का जो दफ्तर था वो बंद कर दिया गया है और आज के बाद से मगरबी किनारे में इसराइल ने उनरा की सरगर्मियों पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी है। ट्रंप साहब ने आपको याद होगा कि 3 दिन पहले ये तजवीज़ पेश की थी कि गज़ा से फ़लस्तीनियों का मुकम्मल इनखला होना चाहिए कि इसलिए कि अब वहाँ सिवाय मलबे के कुछ नहीं है, तो फ़लस्तीनी यहाँ क्या कर रहे हैं, और उर्दन और मिस्र को ज़रा दिल बड़ा करना चाहिए और तकरीबन जो 15 लाख फ़लस्तीनी हैं कम अज़ कम 23 लाख में से वो तो ले लेने चाहिए उर्दन को और मिस्र को। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्लीन आउट। मतलब क्या बंदा बोले, वो जो पूरा एक एथनिक क्लेंजिंग का जो माइंडसेट है कि जी इस जैसे आप ये कह रहे हो कि झाड़ू लगा दो, हाँ, गन को यहाँ से साफ कर, झाड़ू लगा दो, हाँ, इसको आप यहाँ से हटाओ। अच्छा, बहरहाल ट्रंप साहब ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उर्दन के शाह और मिस्र के जो सदर हैं उनसे फ़ोन पे बातचीत की है, लेकिन उर्दन ने वजाहत की कि कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं हुई है। अलबत्ता जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उनकी जो है उर्दनी वज़ीर ख़ारजा से जंग बंदी के मामलात पे बातचीत ज़रूर हुई है। ये जो ट्रंप साहब की अजीब व गरीब तजवीज़ है इस पे गुफ्तगू नहीं हुई, जबकि मिस्री क़यादत ने ट्रंप की फ़ोन कॉल से कल लाइल्मी ज़ाहिर की और आज जो सदर हैं जनरल अबुल फतेह अल सीसी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे कहा कि मिस्र कभी भी फ़लस्तीनियों के जबरी इनखला में ताउन नहीं करेगा और वो 2 रियासती हल के मौक़िफ़ पे सख्ती से कायम है। सबसे हैरतनाक बात यह है कि जर्मन चांसलर शुल्स अमेरिका से भी ज़्यादा जर्मनी ज़ाहिर है कि इसराइल के बैकर है,
4 इंस्टीट्यूट्स ने कहा है कि ये जो तजवीज़ है ये नाकाबिल अमल है। इसके अलावा फ्रांस ने भी कहा है कि ये तजवीज़ जो है इसके कोई पाँव नहीं है। जो गल्फ़ में सबसे बड़ा इत्तेहादी है सऊदी अरब और कतर जो सालिसी करा रहा है, उन्होंने भी इसको आउटराइटली मुस्तरद कर दिया है। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि 4 फरवरी को नेतन्याहू वाशिंगटन में उनसे मुलाकात करने वाले हैं। अब उस मुलाकात में क्या होगा, जाहिर है कि वो तो फिर 5 या 6 फरवरी को पता लगेगा। अच्छा, ट्रंप साहब ने एक ये भी किया है कि आपको याद होगा कि पिछले साल अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के कैंपस में एथनिक क्लिनजिंग के ख़िलाफ़ शदीद हंगामा आराई हुई थी, मार कुटाई हुई थी, स्टूडेंट्स और टीचर्स ज़ख्मी हुए थे। ट्रंप ने कहा है कि जिन गैर मुल्की तलबा ने इन मुजाहिरों में हिस्सा लिया है, हम फौरी तौर पे उनके वीज़े कैंसिल करने का इक़दाम करने वाले हैं और उन्हें जो है वो वहाँ से जाना होगा। इस मतलब ये कि वो हमास के हिमायती हैं। अगर आप सीज़ फायर डिमांड कर रहे हैं तो आप हमास के तो ये है आज का मशरिक़ वस्ता, तो ट्रंप का मशरिक़ वस्ता इनफैक्ट। तो ये जो मीटिंग है ट्रंप की और नेतन्याहू, उससे पता चलेगा कि अब सीज़ फायर होल्ड होगा या ये वापस अपने पुराने काम की तरफ लौट जाएंगे। सीज़ फायर होल्ड होगा, आहिस्ता आहिस्ता ही कमज़ोर करेंगे उसे, यकलक तो ख़त्म नहीं करेंगे। तो वहाँ से वैसे वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं कि लोग वापस आ रहे हैं और खोपड़ियाँ उठा के खड़े हुए हैं। 1-1 लीटर पानी के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई शुमाली गजा में। ना पानी है ना बिजली है, कुछ भी। कहीं कहीं पे मैंने देखा वो रीपेंट भी कर रहे हैं अपने जो बची हुई दीवार है, सब कुछ मलियामेट होने के बाद उसको भी खड़े हुए रीपेंट कर रहे हैं। तो बहरहाल हम गज़ा का मशरिक़ वस्ता का अहवाल भी आइंदा शामिल रखेंगे। फ़िलहाल हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें यहीं इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।